नमस्कार, मैं हूं आकाश और आप देख रहे हैं न्यूज व्यूज। लगातार हम लोग खबरें बने हुए हैं और आज एक ऐसी खबर लेके हम आपके साथ हैं जो खबर एक बड़े से संस्था की पोल खोलती है। वहां किस तरह की अनियमितता हो रही है, इन सारे मुद्दों पे हम बात करेंगे। जी हां, हम बात कर रहे हैं सिवान में स्थित दयानंद आयुर्वेदिक कॉलेज और दयानंद आयुर्वेदिक अस्पताल के प्राचार्य के बारे में। और इस अस्पताल में कर्मी कितने हैं, किस तरह की अनियमितता हुई है, प्राचार्य जो हैं वो उस प्राचार्य के पद लायक है कि नहीं है, प्राचार्य ने कैसे अनियमितता बरती और कैसे यूनिवर्सिटी से लेकर राज्यपाल के कार्यालय तक उनकी अपनी पकड़ है, पहुंच है और पैसे के बलबूते, कमीशन के बलबूते वो अपने सारे कार्यों को कराते हैं और जितने भी आरोप उन पे लगते हैं सबको वो फाइल को ही दबवा देते हैं। ऐसा आरोप लगाया है पूर्व सचिव दयानंद आयुर्वेदिक के डॉक्टर बीपीएन पाठक ने। बीपीएन पाठक कोई प्रत्यक्ष मुर्चा नहीं है, ये लंबे समय तक सिवान में के शिक्षा जगत में अपनी एक अमिट छाप छोड़ते रहे हैं। क्या कुछ मामला है, सीधे तौर पर इनसे जानते हैं। बीपीएन पाठक पे आपने कई गंभीर आरोप लगाने की बात कही है। सबसे पहले मैं ये जानना चाहता हूँ कि कौन कौन से आप आरोप लगा रहे हैं। मैं पहला आरोप लगाता हूँ, ये ऑलरेडी एमडी नहीं है और सीधे बीएएमएस के बाद इन्होंने पीएचडी की डिग्री दरभंगा संस्कृत विश्वविद्यालय से हासिल कर ली, जो गैर कानूनी है। कैसे मानते हैं कि गैर कानूनी? इसलिए कि बिहार राज्य विश्वविद्यालय अधिनियम 1976 में कोई ऐसी धारा नहीं है कि सीधे बीएएमएस के बाद पीएचडी की डिग्री दे दी जाए। अगर कोई धारा है भी तो वह महामहिम के आदेश के, उनके हस्ताक्षर के बाद ही वो केवल ऑनरी ख्वाजा जो होता है वही उसी के अंतर्गत इनको दी जा सकती है, किसी को दी जा सकती है। तो त्रिपाठी जी को ऑनरी ख्वाजा नहीं मिला है, रेगुलर पीएचडी की डिग्री मिली है जो अवैध है। चलिए, दूसरी सवाल ये है कि 2009 तक आप उसके सचिव रहे हैं, तो बहुत सारी अनियमितता हुई जिसके बाद से आप लोगों में टकराव भी शुरू हो गया। तो आखिर क्या ऐसा कारण रहा कि आप सचिव पद से हट भी गए और आज उनका पूरा वर्चस्व है? 2009 तक हम नहीं थे, 2008 के जून तक जरूर थे। 2008 के कुछ 15 या 14 जून तक हमको उससे मुक्त किया गया और डॉक्टर महाचंद्र प्रसाद सिंह जो विधान पार्षद थे उनको उसका सेक्रेटरी बनाया गया। तो हमसे उनको डिफरेंस की शुरुआत हुई जब गैर कानूनी कार्यों की ओर हमने ध्यान आकृष्ट किया और कहा कि ये सब गैर कानूनी काम नहीं होना चाहिए, नहीं होने चाहिए। जो योग्य शिक्षक है उसको आप बढ़िया वेतन दीजिए, वेतन मान दीजिए, और जो लोग हैं उनसे ड्यूटी लीजिए, क्लासेस चलना चाहिए, हॉस्पिटल चलना चाहिए, रात को डॉक्टर की ड्यूटी मिलनी चाहिए ताकि बाहर के जो रोगी आए रात को उनको निजात मिल सके, उन्हें लाभ मिल सके। तो इन तमाम बातों से वे चिढ़े हुए थे। और सबसे बड़ी बात थी जो परीक्षाएं होती थी, भर्ती की परीक्षाएं, जो बीएएमएस के लिए जो परीक्षाएं होती थी, उसमें हमने कहा कि भाई आप पर आरोप है कि आप लड़कों को पहले ही एडमिशन के लिए लड़कों से पैसा आप ले लेते हैं और रिजल्ट भी आप दे देते हैं। तो इस बार मैं आप ही के टीचर से कॉपी दिखवाऊंगा, लेकिन टैबलेशन भी करवाऊंगा उन्हीं लोगों से, डीएवी कॉलेज के टीचर्स और आपके टीचर से, लेकिन रिजल्ट आपको नहीं दिया जाएगा। रिजल्ट वेबसाइट पर मैं आउट कर दूंगा ताकि अधिक से अधिक लड़के इस झंझट में नहीं पड़े कि हमारा हुआ है कि हमारा नहीं हुआ, और हुआ भी है तो कितना नंबर है आपके। दूसरा सवाल यह है कि जब 2008 में आप चले गए उसके बाद से 200 से 250 लोगों की बहाली की गई, किस आधार पे वो बहाली हुई? देखिए, जब तक मैं था बहुत कम लोगों की बहाली हुई। 2006 से लेकर 2008 के जून तक, लगभग 2.5 साल तक बहुत कम लोगों की बहाली हुई। नॉन टीचिंग में शायद 2-3 आदमी की बहाली हुई होगी, और टीचिंग में एडवर्टीजमेंट करके 4-5 आदमी की बहाली हुई होगी, इससे ऊपर बहाली नहीं हुई। तो फिर ये किन मापदंडों पे हो गया इतनी भारी बहाली? हमारी बहाली इस मापदंड पर हुई कि आवश्यकता थी, सैंक्शन था, गवर्निंग बॉडी की आवश्यकता थी। जो 200 से 250 लोगों की बहाली हुई वो किस मापदंड पे हुई? अब हमारे बाद कोई मापदंड नहीं था। मापदंड यही था कि कॉलेज में लोगों को बहाल करना चाहिए, इन लोगों की आवश्यकता है। बस एक ही था। कोई CCIM
सीसीआईएम के वो सदस्य हैं, ऐसा वो उनके बोर्ड पे लगा हुआ है, गाड़ी पे लगी हुई है, और आप कह रहे हैं कि वो नहीं है, नहीं लगाना चाहिए। क्या है ये पूरा मामला? उसका चुनाव भी हुआ था? आज एक बार ये सीसीआईएम के मेंबर जरूर हुए थे, आज से लगभग 6 7 साल 8 साल पहले हुए थे। उसके बाद दोबारा जो चुनाव हुआ, जिसमें बिहार में जितने बैलेट बॉक्स थे वे सब फेंके मिले पटने में और पोस्ट ऑफिस के पास, जीपीओ के पास, और उसमें बहुत बड़ा षड्यंत्र था। मेन षड्यंत्रकारियों को पकड़ा नहीं जा सका, पुलिस कोशिश करती रही। इस बीच दिल्ली हाई कोर्ट ने कॉग्निजेंस लेकर, संज्ञान लेकर पूरे ये इलेक्शन को नल एंड वॉइड कर दिया। लेकिन इसके बावजूद ये सीसीआईएम के मेंबर के रूप में बोर्ड लगाकर घूमते रहे, अपना धौस जमाते रहे। और अभी फिलहाल में जब महामहिम राष्ट्रपति जी ने एक गजट जारी करके सीसीआईएम को भंग कर दिया है, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, बोर्ड ऑफ गवर्नर्स नियुक्त कर दिया है, इसके बावजूद आज भी ये चल रहे हैं और कह रहे हैं कि हम आज भी मेंबर हैं। चुनाव में जो धांधली हुई थी उसमें आप इन पे क्या कंप्लेन करते हैं? चुनाव में जो धांधली हुई थी उसमें मेरा कंप्लेन ये है कि निश्चित रूप से गहराई से अगर जांच की जाए तो ये निश्चित रूप से इसके षड्यंत्रकारियों में एक रहे होंगे। अच्छा चलिए, इन्होंने अपने परिवार के कुछ लोगों को भी नौकरी दे रखी है इस संस्था में। जी हाँ, मुझे जानकारी मिली है कि उनके लड़के तो हैं ही, उनके लड़के हैं, उनकी बेटी है, उनकी पतोहू है, इस तमाम लोगों को उन्होंने नौकरी उसमें दे रखी है। चलिए, बाहर के डॉक्टर की और सिवान जिले के डॉक्टरों की बात हो रही थी, तो आपने कहा कि 30 से 35% ही सिर्फ सिवान के डॉक्टर हैं, बाकी बाहर के हैं जो आते भी नहीं हैं। फिर उनका सैलरी कैसे मिल जाता है, कैसे अटेंडेंस बन जाता है, ये सारी सवाल भी है। ये सारी बात आपकी जायज़ है। मैं अच्छी तरह जानता हूं कि 35 से 40% लोग सिवान के हैं, एमडी में, विशेषकर एमडी में, बीएएमएस में कम, एमडी में, एमडी जो यहाँ चल रही है, एमडी के अधिकांश शिक्षक जो हैं वे बाहर के हैं, यूपी के हैं, मध्य प्रदेश के हैं, या बंगाल के हैं, या झारखंड के हैं। वे महीने में 2-4 रोज, 2 दिन 3 दिन आते हैं और अटेंडेंस बन जाता है, सब मैनेज रहता है, पैसा इन लोगों को मिल जाता है, और मैनेजमेंट जो है उनसे बातें करके सब तय कर लेता है कि क्या आपको मिलना चाहिए, क्या नहीं मिलना चाहिए। कमीशन बेस पे सारा नौकरी हो जाता है, पूरी नौकरी पूरी नौकरी जो है वो कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पर और कमीशन बेसिस पर होती है, जहाँ तक मुझे जानकारी है। एक सवाल ये भी है कि ये अस्पताल भी बना है, अस्पताल में सारी सुविधाएं भी उपलब्ध हैं, तो ये बताइए कि इसमें जो आंख के ऑपरेशन होते थे वो निःशुल्क हुआ करते थे, अब आप आरोप लगा रहे हैं कि पैसे लगते हैं, क्या क्या? एकदम निःशुल्क हुआ करते थे, लेकिन अब इस बार जो आँख का ऑपरेशन जो हो रहा है उसमें रोगियों से जैसी कि जानकारी मिल रही है, बाजारों में चर्चा है, 8-8 हज़ार, 7-7 हज़ार, 6-6 हज़ार रुपये रोगियों से लिए जा रहे हैं, तब जाकर उनका ऑपरेशन हो रहा है। चलिए, ये सारे आरोप आपने लगाए हैं, बहुत सारे आरोप हैं प्रजापति त्रिपाठी पे, जो यहाँ के आयुर्वेदिक कॉलेज के प्रिंसिपल हैं। आपका यह भी कहना है कि गवर्निंग बॉडी के किसी की बात नहीं मानते हैं, यूनिवर्सिटी की बात नहीं मानते हैं, राज्यपाल के आदेशों को अवहेलना करते हैं, इस पे क्या कहना है? वो केवल मैं नहीं कहता हूँ, जो फैक्ट फाइंडिंग कमेटी बनी थी, हाई फैक्ट फाइंडिंग कमेटी, जिसमें 2 एक्स वाइस चांसलर थे, एक आदमी झारखंड के एक्स वाइस चांसलर थे, एक आदमी बिहार के एक्स वाइस चांसलर थे, एक तो सीनियर मोस्ट प्रिंसिपल थे आरडीएस कॉलेज मुजफ्फरपुर के। तो इन लोगों ने लिखा है कि ये सेक्रेटरी की बात तो मानते ही नहीं, तदर्थ समिति यानी गवर्निंग बॉडी की बात भी नहीं मानते, यूनिवर्सिटी की बात भी नहीं मानते, और महामहिम के आदेशों को भी धत्ता बताते हैं। ये मैं नहीं कर रहा हूँ, ये कमेटी कर रही है, और कमेटी जो कह रही है एकदम सही कर रही है। मैं इतने सारे आरोप लगे, इन सारे आरोप के प्रमाण आपके पास क्या है? क्या पेपर में कुछ ऐसा है, कुछ सूचना का अधिकार से मिला है, या फिर कोई ऐसी जानकारी आप? मैं जितनी बात कह रहा हूँ उसमें 98% बातें जो है उनका लिखित प्रमाण है। मैं आपको देने के लिए तैयार हूँ, जब आप मांगे मैं देने के लिए तैयार हूँ। अब इसी से आप समझ सकते हैं कि मीटिंग होती है जनवरी 8 में,
और उसमें लोगों को प्रमोट किया जाता है या अन्य आवश्यक काम किए जाते हैं। मात्र 2 आदमी ने मिलकर बैठक कर ली, हमारा जाली लघु हस्ताक्षर कर दिया गया। अध्यक्ष जी का हस्ताक्षर है और प्रिंसिपल साहब का हस्ताक्षर है, और उसमें लिखा है कि माननीय राज्य मंत्री श्री व्यासदेव प्रसाद की अध्यक्षता में ये बैठक हो रही है 25 जनवरी 2008। हमको संदेह हुआ, हमको ये जानकारी ही बाद में मिली आरटीआई के माध्यम से, तो हमने बिहार गवर्नमेंट को लिखा कि व्यासदेव प्रसाद जी कब मंत्री हुए थे। तो उसने हमको जवाब दिया कि 13 अप्रैल 2008 को ये मंत्री हुए थे। जनवरी में उनको मंत्री बना दिया गया। इनको जनवरी में मंत्री बना दिया गया, प्रोसीडिंग पास हो गई। तो ये पूरा सवाल है। और एक सर आखिरी सवाल आपसे ये है कि ये सारे आरोप और लोगों को लगाने चाहिए, लेकिन फिलहाल आप रिटायर भी हो चुके हैं, पद से हट भी चुके हैं, आपने क्यों लगाया? आप इसके पीछे का रीजन? हाँ, इसके पीछे कोई विशेष बात नहीं है। एक बात जरूर है कि न्याय के खिलाफ मैं शुरू से, मैं दाढ़ी बाबा का विद्यार्थी हूँ, जो सिवान के मालवीय के नाम से जाने जाते हैं, उनके आश्रम का मैं विद्यार्थी हूँ। और उन्होंने हमको यही बताया कि देखो बेटा, अन्याय के खिलाफ जिंदगी भर लड़ना चाहिए, हार और जीत तो ऊपर वाले के हाथ में है। इसलिए चूंकि अन्याय इन्होंने किया है, हम पर भी एक जाली झूठा केस किया है जो न्यायालय में विचाराधीन है। और जब हमने सस्पेंड कर दिया, इनको चार्जशीट कर दिया, इनके जगह पर दूसरा कोई बहाल हो गया, तब इन्होंने अपने बड़ा बाबू से एक कोर्ट में जो कंप्लेंट मुकदमा होता है 30 अप्रैल को, अब इसी से अंदाजा कर सकते हैं, 18 मार्च 2008 को इनको निलंबित किया गया, 23 मार्च को इनको चार्जशीट किया गया, इनके जगह पर दूसरा कोई प्रिंसिपल बहाल हुआ, और इन्होंने केस करवाया 30 अप्रैल 2008 को, माने घटना के इतना दिनों के बाद। तो ये है त्रिपाठी जी जिन्होंने ये साफ तौर पे आरोप लगाया है सिवान के दयानंद आयुर्वेदिक कॉलेज के प्राचार्य पे, जो सिवान हॉस्पिटल के भी करता धरता है, सारे संरक्षक या जो भी कहिए, एवरीथिंग सब कुछ वही है जैसा कि ये कह रहे हैं। और जैसा कि इनका ये भी कहना है कि उन्होंने अपने परिवार के कई सदस्यों को लाभ पहुंचाया है। अपने जानने वाले जितने लोग उनको कंप्लेन करने वाले होते हैं, जितने लोग उनके विरोध करने वाले होते हैं, सबको नौकरी दे देते हैं, और तो और मुंह बंद करने के लिए मोटी रकम की भी व्यवस्था कर देते हैं। तो ये सारे आरोप लग रहे हैं सिवान के एक प्रसिद्ध दयानंद आयुर्वेदिक कॉलेज के, जहाँ पे बहुत सारे कर्मी काम करते हैं। तो ऐसे में ये आरोप कितने सत्य हैं और किन किन पेपरों के माध्यम से इन्होंने आरोप लगाया है, ये तो जांच के विषय होगी। लेकिन इस आरोप का जवाब भी हम उन प्राचार्य से भी लेंगे जो प्राचार्य पे ये आरोप लग रहे हैं। देखना ये है कि बातों में कितनी सच्चाई है और कागज क्या कहते हैं, जो पेपर एविडेंस है वो क्या कहते हैं, और उनकी अपनी बात क्या होती है। तो हम जानेंगे ये पूरे आरोप, पूरे गमन और पूरी व्यवस्था के बारे में। लेकिन फिलहाल ये आरोप बहुत बड़े आरोप हैं जो एक ऐसे व्यक्ति पे लग रहे हैं जो यहाँ एक बड़े संस्था का संचालक है। सिवान से आकाश।